सो द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, जैसा कि मैंने बताया कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में ये पता चला था कि जो रोशनी है ये तमाम डायरेक्शंस में इक्वल स्पीड पे मूव करती है। अगर ये तमाम डायरेक्शन में इक्वल स्पीड पे मूव करती है तो इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा मटेरियल स्पेस में मौजूद नहीं है जो स्पीड ऑफ लाइट को चेंज कर सके। लेकिन उस दौर में लोग जो है वो एक मटेरियल के कायल थे जिसका नाम ईथर रखा गया था। ईथर नाम का एक मटेरियल स्पेस के अंदर वो कहते थे कि पाया जाता है, और वो ईथर जो है वो एक विंड की शक्ल में, यानी जैसे हवा चलती है तो वो इस तरह से मूव करता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर रोशनी ईथर के साथ चल रही होगी तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, और अगर वो ईथर के खिलाफ चल रही होगी तो उसकी स्पीड कम होगी। लेकिन माइकलसन मोर्ले ने ऐसा नहीं दिखाया, बल्कि इसके मुकाबले में अगर कोई चीज़ स्पीड ऑफ लाइट के करीब जाके मूव कर रही हो तो देखने में ये आया कि उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है। मतलब ये कि उसकी जो लेंथ है या उसकी डायमेंशंस हैं वो कम होती हैं along the motion of the object। इस रिजल्ट को, जिसको नल रिजल्ट कहते हैं, कि मतलब स्पीड ऑफ लाइट ईथर पर डिपेंड नहीं करती और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसको एक्सप्लेन करने के कुछ कोशिशें लोगों ने की, जिनमें जॉर्ज फिट्जजेराल्ड और हेनरिक लॉरेंस का नाम काफ़ी मशहूर है। उन्होंने ये कहा कि जब, चूंकि तमाम चीज़ें जो हैं वो एटम से मिलकर बनी हैं और एटम में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेसेस करते हैं, और उन प्रोसेसेस के नतीजे में अगर कोई खड़े हुए जिस्म को एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी जाए और वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो उसके अंदर एक यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाती है, यानी उसकी लेंथ कम हो जाती है जिस सिम्बत में वो चल रहा होता है, और वो लेंथ में जो कमी है वो 1 माइनस वी स्केयर बाई सी स्केयर अंडर रूट के बराबर होती है। और ये जो फैक्टर है 1 माइनस वी स्केयर ओवर सी स्केयर, इसको लॉरेंस फैक्टर कहा गया। लेकिन वो इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जो इलेक्ट्रॉन्स करते हैं और उससे ये लेंस कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थ्योरी नहीं दी। आइंस्टाइन ने फिर ये थ्योरी दी, और वो थ्योरी फिर उसने मैक्सवेल इक्वेशन से निकाली कि अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस को देखें और उनमें लॉरेंस वाली ट्रांसफॉर्मेशंस को अप्लाई करें तो वहाँ हमें नज़र आता है कि ये वाला फैक्टर जो है ये वाकई लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो इसलिए आइंस्टाइन अकेला नहीं है कि जो इन प्रॉब्लम पे काम कर रहा था, लोग इस पे काम कर रहे थे और उन्होंने बहुत सारी इक्वेशंस निकाल रखी थी। लॉरेंस पॉइंकरे जैसे लोग जो हैं बाद में उन्होंने बहुत इस पे काम किया। लेकिन आइंस्टाइन की जो फिजिकल इंसाइट थी, फिजिकल इंसाइट ये कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हर जगह वैलिड होना चाहिए, हर लॉ ऑफ फिजिक्स पे वैलिड होना चाहिए, और ईथर नाम की किसी मटेरियल की कोई ज़रूरत नहीं है हमें। जैसा कि माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट बताता है, हमें ईथर को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो ईथर, स्पीड ऑफ लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन पॉस्टुलेट्स को लेकर उसने अपनी रिलेटिविटी को डेवलप किया था। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी अगर आपके पास एक सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है जिसका ओरिजिन ओ है और वो उसके जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं वो एक्स वाई जी और टी हैं, और उसके अंदर कोई फिनोमिना हो रहा है, तो ये जो ऑब्जर्वर ओ है वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़ा हुआ उस इवेंट के बारे में मेजरमेंट्स करता है स्पेस और टाइम की, और वो मेजरमेंट्स होती हैं एक्स वाई जी और टी। इसके मुकाबले में एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि ओ प्राइम, यानी ओ प्राइम वाले प्राइम कोऑर्डिनेट्स के अंदर है, और वो जब स्पेस और टाइम की मेजरमेंट करता है तो वो एक्स प्राइम, वाई प्राइम और जी प्राइम और टी प्राइम से मेजरमेंट करता है। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस नए कोऑर्डिनेट सिस्टम को कनेक्ट करवाती हैं ओल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, और उसके लिए
जो फार्मूले हैं वो मैं बगैर डेरिवेशन के यहाँ पर शो कर रहा हूँ। उनकी डेरिवेशन यहाँ पर हमने नहीं की। ये रिजल्ट्स हैं, आपने अक्सर इनको देखा होगा। तो ये रिजल्ट्स में क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्राइम कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी वो मूविंग फ्रेम वगैरह आप उसको कह सकते हैं कि ऐसा फ्रेम जो कि मूव कर रहा है विद सम वेलोसिटी भी, ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। और राइट हैंड साइड पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऐसे सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हैं जो मूव नहीं कर रहा, वो रेस्ट पे है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एक्स और टी है सिर्फ ये ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और वाई प्राइम और जेड प्राइम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब ये है कि अगर एक बॉडी एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही होगी तो उसका एक्स कंपोनेंट जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा और उसमें वेरिएशन आएगी। सिमिलरली उसका जो टाइम कंपोनेंट होगा उसमें भी वेरिएशन आएगी, लेकिन इसके बरक्स वाई और जेड एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पर नोट कीजिए, आपको एक फैक्टर यहाँ पर गैमा नजर आ रहा होगा। एक गैमा का फैक्टर ये वही लॉरेंट्ज फैक्टर है जिसको लॉरेंट्ज ने कहा था कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी लेंथ में इस फैक्टर से कमी आती है। मतलब ये वही 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट वाला फैक्टर है। तो उसी फैक्टर के साथ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स माइनस वी टी को। अगर इस लॉरेंट्ज फैक्टर को 1 कर दिया जाए और उसकी वैल्यू 1 कर दी जाए तो फिर ये वाली जो ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आ रही हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन दोबारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। अब गैमा 1 कब होगा? क्योंकि ये 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट से निकलता है, तो क्लियरली ये 1 तभी हो सकता है अगर v बहुत स्मॉल हो एज कम्पेयर टू c। यानी अगर चीज़ों की रफ्तार, फ्रेम की रफ्तार जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो तो उस केस में गैमा की वैल्यू 1 के क्लोज हो जाती है और हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बजाय गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में एक्ट कर रहा है। मतलब वो ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की बन जाती है। यहाँ से एक बहुत अहम उसूल हमें सामने आया कि जब भी कोई नया लॉ हम निकालते हैं, नई थ्योरी साइंस में बनाते हैं, तो पिछली थ्योरी को वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती बल्कि ये उसको इम्प्रूव करती है। सच दैट कि न्यू थ्योरी जो होती है उसका एक लिमिटिंग केस हो जाता है पुरानी थ्योरी। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन एक नई थ्योरी है। अगर इसमें गैमा को 1 कर दें तो ये वापस आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दे सकती है। और वापस 1 करने के लिए आपको v को यानी स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट को या फ्रेम को बहुत स्लो करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। सो लो स्पीड्स के ऊपर मूविंग ऑब्जेक्ट्स गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ही को फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे v की स्पीड c के बराबर होना शुरू होगी तो फिर गैमा का फैक्टर माने रखेगा और ये 1 के बराबर नहीं होगा। तो उस केस में हमारी जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है वो अप्लाई नहीं होगी। सो हाई स्पीड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आपको लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक और चीज नोट करें, आप देखेंगे जो एक्स प्राइम और टी प्राइम है इन दोनों में जो गैमा के बाद वाली वैल्यू है उस पर जरा गौर फरमाएं। तो अगर आप एक्स को टी से रिप्लेस कर दें तो आप एक्स प्राइम को टी प्राइम बना देंगे। मतलब एक्स प्राइम की जगह अगर मैं टी प्राइम लिखना चाहता हूँ तो मैं एक्स को टी से रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे टी प्राइम आ जाएगा, फिर गैमा आएगा, फिर एक्स की जगह पे टी और टी की जगह पे एक्स, तो टी माइनस बी एक्स। आप देख सकते हैं ये चौथी लाइन में टी प्राइम लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली कि स्पेस और टाइम एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। जब आप स्पेस को टाइम से रिप्लेस करते हैं तो आपको टाइम की इक्वेशन मिल जाती है, और जब आप टाइम को स्पेस से रिप्लेस करते हैं तो आपको स्पेस की इक्वेशन मिल जाती है। दूसरे लफ्जों में स्पेस और टाइम एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो ये जो अक्सर बोला जाता है स्पेशल रिलेटिविटी में स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसकी वजह ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें एक्स प्राइम और टी प्राइम की शेप एक जैसी है, इनकी फॉर्म एक जैसी है। फर्क सिर्फ ये है कि आप एक्स की जगह टी लिखें या टी की जगह एक्स लिखें तो ये एक दूसरे में चेंज हो सकती है। इसका दूसरा मतलब ये होता है कि स्पेस और टाइम एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। स्पेस को में कुछ इवेंट्स होंगे तो वो टाइम को इफेक्ट करेंगे, और टाइम में कुछ इवेंट्स होंगे तो स्पेस को इफेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे पहली क्वेश्चन को देखें, अगर मैं टी को चेंज करूं तो ये ओवरऑल ब्रैकेट चेंज होगी, जिसका मतलब है कि एक्स में चेंज हो जाएगा, एक्स प्राइम की वैल्यू चेंज होगी। सो टाइम में जो चेंज होता है वो स्पेस के साथ कनेक्टेड होता है। सिमिलरली आप चौथी क्वेश्चन में भी देखें
अगर एक्स को चेंज करेंगे तो टी प्राइम चेंज होगा। अगेन स्पेस को चेंज करने से टाइम पे फर्क पड़ेगा, टाइम को चेंज करने से स्पेस पे फर्क पड़ेगा। लिहाजा स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि ये दोनों डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से हम इनको इकट्ठा ही ट्रीट कर सकते हैं। याद रहे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन बहुत पहले मौजूद थी। मिन्कोस्की और आइंस्टाइन वगैरह ने जो स्पेस टाइम को यूनिफाई करने का कॉन्सेप्ट है, ये बाद में दिया। और ये इसलिए दिया है कि अगर इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस को हमने रियल स्पेस टाइम पे अप्लाई करना है, तो ये हमें फार्मूले बता रहे हैं कि स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। लिहाजा आपको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जिसमें स्पेस और टाइम इकट्ठे पाए जाएं, ताकि वो एक दूसरे को इफेक्ट कर सकें। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं, अलग-अलग पाए जाते हों, तो फिर स्पेस और टाइम एक दूसरे को इफेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये डिफाइन करती है कि हमारे स्पेस और टाइम एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। दैट इज वाई मिन्कोस्की या आइंस्टाइन वगैरह ये कहते थे कि स्पेस और टाइम इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये दोनों मिलकर एक फैब्रिक, एक यूनियन, एक यूनिटी के तौर पर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये इसके कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से हम अखज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जैसे हम एक्स प्राइम से एक्स से एक्स प्राइम में जा सकते हैं, सिमिलरली हम एक्स प्राइम से एक्स में जा सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप v वाला जो फैक्टर है उसको माइनस वी से रिप्लेस कर दें। तो अगर इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में आप v को माइनस वी कर दें। फिजिकली इसका मतलब क्या होता है? लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फिजिकल मतलब क्या है? फिजिकल मतलब ये है कि अगर पहले मैं ओ में खड़ा हुआ था और मैं ओ प्राइम को मूव करते हुए देख रहा था, तो मुझे ओ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स मेरे लिहाज से चेंज होते हुए दिखाई दे रहे थे। मैं कह रहा था कि मैं रेस्ट पे हूँ ओ में, जबकि ओ प्राइम जो है वो मूव कर रहा है। अब दूसरी जानिब ये भी हो सकता है कि एक शख्स ओ प्राइम में खड़ा हुआ, वो ये कहेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ, लेकिन ओ वाला जो है वो मूव कर रहा है। तो उस केस में हम इसको इन्वर्स कर रहे हैं, सिचुएशन को इन्वर्स कर रहे हैं। सो ये जो इन्वर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये हमें बताती है कि दोनों जो मोशन है और ओ प्राइम की, ये रिलेटिव है। हम एब्सोल्युटली ये नहीं कह सकते कि ओ रेस्ट पे है और ओ प्राइम ही हमेशा मूव करता है, नहीं। अगर आप ओ प्राइम के अंदर हैं तो आप ये भी कह सकते हैं कि ओ मूव कर रहा है। फर्क सिर्फ ये होगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ये ऐसे ही है कि अगर कोई चीज़ दाएं जानब जा रही हो आपकी निस्बत से, तो वो चीज़, मसलन ट्रेन है फॉर एग्जांपल, वो दाएं जानब जा रही है, तो मैं कहूँगा कि ट्रेन दाएं जानब जा रही है। लेकिन ट्रेन के अंदर बैठा हुआ शख्स मुझे देखकर ये कहेगा कि मैं बाएं जानब जा रहा हूँ। तो हमारी डायरेक्शन अपोजिट हैं, इस वजह से हमारी वेलोसिटीज भी अपोजिट होंगी। यही वजह है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जस्ट वेलोसिटी को अपोजिट लेने से, माइनस वी लेने से, हमें दोबारा लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का इन्वर्स मिल जाता है, या इन्वर्स में फिर माइनस करने से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाता है। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव करने के कुछ तरीके हैं। ये अक्सर रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी वगैरह की किताबों में भी आपको बआसानी मिल जाएंगे। इसका एक तरीका होता है कि हम इनको एक रोटेशन समझ सकते हैं थ्रू एन इमेजिनरी एंगल एयोटा थीटा। अगर हम डिफाइन करें एक इमेजिनरी टाइम कोऑर्डिनेट एयोटा टी, अगर आपको याद हो तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जहाँ से हमने वेक्टर की डेफिनेशन की थी, टेंसर की डेफिनेशन की थी कि जब आप किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करते हैं तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं। उनमें एक दफ़ा डायरेक्शन कोसाइन आता है, यानी मैट्रिक्स एलिमेंट, और जब टेंसर ऑफ टू रैंक होता है तो उसमें दो डायरेक्शन कोसाइंस आते हैं, उसमें दो दफ़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको नज़र आती है। तो इसी तरह से स्केलर में हमने बताया था कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। तो वो सारी चीज़ें अपने जहन में अगर आप रखें तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी बिल्कुल रोटेशन जैसी ही कोई चीज़ है। जैसे वहाँ पर आपने एक्स प्राइम और वाई प्राइम कोऑर्डिनेट्स को रोटेट किया था, और लेफ्ट साइड पे एक्स प्राइम वाई प्राइम था और राइट साइड पे एक्स वाई। तो इसी तरह अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि एक्स प्राइम टी प्राइम दो कोऑर्डिनेट्स हैं जो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। तो एक तरफ एक्स प्राइम टी प्राइम है और इक्वेशन के दूसरी तरफ एक्स और टी है। सो बेसिकली ये एक किस्म की रोटेशन ही जनरेट कर देगी, लेकिन ये रोटेशन एयोटा थीटा एंगल से होगी, थीटा एंगल से नहीं होगी।
इसकी डेरिवेशन किताबों में मौजूद है, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो ज़रूर वहाँ से देखें। मिसाल के तौर पर अगर आप बर्नार्ड शूट्स की किताब देखें या डी इन्वर्टो की किताब देखें इंस्टेंट की रिलेटिविटी पे, तो उन लोगों ने ये ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, या कहीं भी किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देखें रिलेटिविटी की, तो ये डेरिवेशन आपको मिल जाएगी। एक और डेरिवेशन की जाती है इसकी, उसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि यहाँ जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, ये सारी की सारी लीनियर है, इन द सेंस कि इनमें वेरिएबल्स की पावर 1 है, ये लीनियर इक्वेशंस हैं। सो बेसिकली ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से अगर आप दो चीज़ों को ऐड करेंगे तो वो अगेन उसी सेट का हिस्सा होगी जिस सेट से पहले दो चीज़ें ली गई थी। ये लीनियरिटी की कंडीशन होती है। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ रियल नंबर्स में हम लीनियरिटी कैसे देखेंगे कि अगर 2 और 4 को देखें, ये रियल नंबर्स हैं, अगर इनको ऐड कर दें तो 6 बनेगा, विच इज़ अगेन रियल नंबर। तो इस चीज़ को हम लीनियरिटी कहते हैं। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी लीनियर है। अब आप एक जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिखें और उसमें आप मैट्रिक्स एलिमेंट्स अपनी मर्जी के ले लें और देन उसको आप सॉल्व करें, तो आप इजीली लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच जाएंगे। ये तरीका भी कुछ लोगों ने किया होता है, इसको स्टैंडर्ड डेरिवेशन भी कहा जाता है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की। फिर इसका एक और तरीका भी है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैक्सवेल इक्वेशंस को इनवेरिएंट होना चाहिए, तो अगर आप मैक्सवेल इक्वेशंस को लिखें इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जी, उनके डेरिवेटिव्स भी लिखें, एंड देन आप उस पर कंडीशन इम्पोज करें खुद से कि जो मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं या जो वेव इक्वेशन है, मैक्सवेल वेव इक्वेशन है, वो इनवेरिएंट होनी चाहिए। अगर आप उसके ऊपर ये इम्पोज करें कि प्राइम लेने के बाद भी वो इक्वली रहती है ओरिजिनल फॉर्म के, तो वहाँ से भी आपको ये नतीजा मिलेगा कि फिर एक्स प्राइम और वाई प्राइम या टी प्राइम और जी प्राइम को इस तरह से ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को डिराइव करने के, जो अक्सर किताबों में आपको मिल जाएंगे। हमने इसको यहाँ पर डिराइव नहीं किया। इसी तरह से अगर आप इन लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को मैक्सवेल इक्वेशन में यूज़ करें तो आप देखेंगे कि वो मसला जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में था वो यहाँ पर नहीं होगा, यानी मैक्सवेल इक्वेशंस इनवेरिएंट हो जाएंगी अंडर दी अबव यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। सो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से मैक्सवेल इक्वेशंस की फॉर्म चेंज नहीं होती, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स सेम रहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। सो ये हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ायदा हुआ कि हमारी जो लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स as well as the laws of mechanics, thermodynamics and all other laws are invariant under Lorentz transformation। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी साइंसदानों के लिए। और बाद में जब क्वांटम फील्ड थ्योरी को डेवलप किया गया, क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, क्वांटम थर्मोडायनामिक्स, स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स, इन सब में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की बुनियादी हैसियत है। और टेंसर एनालिसिस में, जनरल रिलेटिविटी वगैरह में भी ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट हमें काम देता है कि किस तरह से हमने वो ट्रांसफॉर्मेशन निकालनी होती हैं जिससे कोई लॉ ऑफ फिजिक्स इनवेरिएंट रहे, यानी उसकी फॉर्म सेम रहे। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन वो पहली अटेम्प्ट थी जिसके ज़रिए हम किसी फील्ड इक्वेशन को, क्योंकि मैक्सवेल की इक्वेशन चूँकि फील्ड इक्वेशन है, तो फील्ड इक्वेशन को इनवेरिएंट साबित करने के लिए हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एग्जांपल पार्टिकल फिजिक्स में इस्तेमाल होती हैं जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के लॉज हैं या क्वांटम थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं, उनको जो उनके अंदर जो हम फील्ड्स लेते हैं वो क्लासिकल फील्ड नहीं होते, वो क्वांटम फील्ड्स होते हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस जो हैं ये क्लासिकल फील्ड्स हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्लासिकल फील्ड है। मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्वांटाइज नहीं होते, वो कंटिन्यूस होते हैं, प्रिडिक्टेबल होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन इन्हीं को जब क्वांटाइज किया जाता है तो वो क्वांटम फील्ड बन जाते हैं। और क्यूईडी और क्यूसीडी या स्टैंडर्ड मॉडल वगैरह उसमें हम या इलेक्ट्रोबिक थ्योरी को स्टडी करते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा एक बहुत बड़ा सवाल यही होता है कि कौन सी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हैं जो इस थ्योरी के यानी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या क्वांटम थर्मोडायनामिक्स को इनवेरिएंट शो कर सके। तो इस वाले से ये जो काम था आइंस्टाइन का या लॉरेंट्ज वगैरह का, ये एक बहुत ज़बरदस्त काम था। और आगे जाके जब पार्टिकल फिजिक्स वगैरह हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक ग्रुप बनाती हैं। अगर आपने ग्रुप थ्योरी पढ़ी हुई है जो कि बीएससी के मैथ में भी शामिल है, तो ग्रुप के कुछ जो एक्सियम्स हैं, 4-5 एक्सियम्स होते हैं ग्रुप के, वो आप इजीली स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि जो लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन हैं
ये भी एक ग्रुप बनाती हैं जिसको लॉरेंस ग्रुप कहते हैं। इसमें अभी सिर्फ हम रोटेशंस को ले रहे हैं, जब इसमें ट्रांसलेशन भी ऐड कर दें तो फिर इसको पॉइंटरे ग्रुप कहा जाता है। तो इसको हम जब पार्टिकल फिजिक्स पढ़ेंगे तो दोबारा यही चीज़ें हमें वहाँ पे नजर आएंगी। ओके, ये जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिखी हैं, इन्हीं को हम मैट्रिक्स फॉर्म में अगर लिखना चाहें, क्योंकि ये 4 लीनियर इक्वेशंस हैं और आपको पता है लीनियर इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा को मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसमें हम v बाय सी को डिफाइन करते हैं बीटा, एंड देन हमारे पास ये इक्वेशंस आती हैं जो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। ये मैट्रिक्स नजर आते हैं, ये इन इक्वेशन से बने हैं जो ऊपर हमने लिखी हुई थी। इसमें लेफ्ट साइड पे एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। राइट साइड पे एक 4x4 मैट्रिक्स है, चूंकि हम 4 डायमेंशन में है तो 4x4 का मैट्रिक्स है, 4 कॉलम्स 4 रोज। और उसके साथ अगेन हमारा कॉलम मैट्रिक्स है जो कि ओल्ड कोऑर्डिनेट्स को शो कर रहा है। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को इस तरह मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिखा जाएगा। इसी तरह लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को लिखने का एक और तरीका कॉम्पैक्ट नोटेशन है, यानी हम इंडेक्स को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम हमने इस्तेमाल किया था वेक्टर्स को लिखने के लिए या टेंसर्स को लिखने के लिए। तो आप देखें ये जो एक्स प्राइम था, इसको जब आप एक्स कहेंगे तो मैं इसको x1 कहूँगा, इसको जब y कहना होगा तो हम इसको x2 कहेंगे। ये आपको यहाँ पे लिखे हुए नजर आ रहे होंगे ये वाली चीज़, कि जब मैं x की पावर 0 लूँगा तो उसको मैं t कहूँगा, x की पावर 1 को x कहेंगे, x की पावर 2 को 3 y कहेंगे और x की पावर 3 को z कहेंगे। इसको x स्क्वायर या x क्यूब नहीं पढ़ना, ये जस्ट इंडेक्स है। इन जनरल आप इन चारों को x म्यू कह सकते हैं। तो आपको पता है कि म्यू जो है उसकी वैल्यू 0 1 2 3 हो सकती है। अब अगर आप इसको ट्रांसफॉर्म करें तो चूंकि ये ट्रांसफॉर्म करते वक्त एक मैट्रिक्स बनाती हैं, तो ये एक 4x4 मैट्रिक्स है जिसके हर एलिमेंट का हमने एक नाम रखा है। उसमें इसका जो पहला एलिमेंट है वो होगा लैम्डा 0 0, दूसरा होगा 0 1 0 2 0 3। सिमिलरली ये वाला एलिमेंट होगा 1 0 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन। तो इन सब को हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं लैम्डा म्यू न्यू की शक्ल में। और अगर आपको टेंसर वाला लेक्चर याद हो तो मैंने कहा था कि जो रिपीटेड इंडेक्स होते हैं, जो कि यहाँ पे म्यू और न्यू दोनों रिपीट हो रहे हैं ऊपर नीचे, तो इनके ऊपर सम होता है, जिसका मतलब ये है कि जब आप लैम्डा 0 0 लैम्डा 0 1 लैम्डा 0 2 वगैरह पुट करेंगे तो हर रकम को ऐड करते जाना है, लेकिन म्यू वाली जो रकम है उसको ऐड नहीं करना, सिर्फ म्यू वाली रकम को ऐड करना है। म्यू को फिक्स कर लें, म्यू को 0 ले लें एंड देन म्यू के ऊपर चारों वैल्यूज ऐड कर लें, फिर म्यू को फिक्स कर लें 2, म्यू को फिक्स कर लें 3, और हर दफ़ा म्यू को चेंज करते जाएं, आपको वो चारों इक्वेशन दोबारा मिल जाएंगी जिनको आप मैट्रिक्स से भी निकाल रहे थे और जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है। तो ये बिल्कुल वैसे ही जैसे वेक्टर में था, एक कोऑर्डिनेट अगर ट्रांसफॉर्म करेगा तो कुछ मैट्रिक्स एलिमेंट्स यानी कुछ डायरेक्शन कोसाइंस होंगे जो कि यहाँ पर आएंगे। अब आप इसको कंपेयर करें वेक्टर की रोटेशन के साथ, जिसमें आपने एक वेक्टर लिया था पोजीशन वेक्टर r और उसके कंपोनेंट्स को हमने ट्रांसफॉर्म किया था, तो वो बन गए थे x प्राइम इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, फिर बना था y प्राइम इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। तो ये आप अगर आप याद करें तो वो रोटेशन जो थी उसमें कॉस थीटा साइन थीटा वगैरह को हमने डायरेक्शन कोसाइन कहा था और उनको मैट्रिक्स के एलिमेंट्स भी कहा था। तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये मैट्रिक्स 4x4 मैट्रिक्स है और इसको हम लॉरेंस मैट्रिक्स का नाम देते हैं। सो हमारी इस तरह लिखने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि हमें एक कोऑर्डिनेट्स की प्रॉपर्टी पता चल गई कि जब भी कोई कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्म कर रहा हो लॉरेंस मैट्रिक्स के साथ तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। इससे हम एक और चीज़ डिफाइन करते हैं जिसको हम 4 वेक्टर कहते हैं। हर वो चीज़ जिसके कंपोनेंट्स इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर रहे हों जिस तरह लॉरेंस मैट्रिक्स के एलिमेंट के थ्रू कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म किए हैं, उसको 4 वेक्टर कहते हैं। बिल्कुल जैसे हमने 3 वेक्टर डिफाइन किया था कि वो रोटेशन करके ट्रांसफॉर्म करते हैं कंपोनेंट। सिमिलरली अगर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से कंपोनेंट्स ट्रांसफॉर्म करें तो उस वेक्टर को हम 4 वेक्टर कहते हैं। अब आपको याद होगा कि वेक्टर्स की हमने टाइप्स बताई थी कि कॉन्ट्रावेरिएंट 4 वेक्टर, कोवेरिएंट 4 वेक्टर वगैरह होते हैं। तो 2 तरह के वेक्टर्स हैं। कोवेरिएंट 4 वेक्टर में इंडेक्स नीचे लिखा जाएगा और उसके कंपोनेंट ये होंगे x0 1 2 3, जिसमें सारे इंडेक्स नीचे हैं, इसको हम लिखेंगे 4 वेक्टर।
कोवेरिएंट 4 वेक्टर कहेंगे, 4 कंपोनेंट्स वाला। और इसको ट्रांसफॉर्म करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे कि म्यू को नीचे लिखेंगे, इसका प्राइम लेंगे तो ये लॉरेंस मैट्रिक्स के थ्रू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ओल्ड कोऑर्डिनेट्स सम अप होंगे न्यू के साथ, क्योंकि यहाँ पे न्यू रिपीटेड इंडेक्स है। याद रहे कि मैंने बताया था दोनों तरफ इंडेक्स सेम होने चाहिए, तो म्यू नीचे है तो इधर भी म्यू नीचे मौजूद है, न्यू ऊपर है तो इधर भी न्यू नीचे मौजूद है, न्यू न्यू के साथ सम हो जाएगा एंड फाइनल इक्वेशन में सिर्फ म्यू बचेगा। सिमिलरली कॉन्ट्रावेरिएंट 4 वेक्टर को डिफाइन करना हो तो हम इंडेक्स ऊपर लिखते हैं और इस तरह से 4 कंपोनेंट डिफाइन होते हैं और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन में म्यू ऊपर आ जाता है और न्यू अगेन सम हो जाते हैं। तो बिल्कुल जैसे आप कोवेरिएंट को लिख सकते हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट भी इसी तरह लिखा जा सकता है। अब यहाँ से आप स्केलर को डिफाइन कर सकते हैं। एक स्केलर जो आपने पहले भी देखा था वो है इंटरवल, क्योंकि इंटरवल इनवेरिएंट होता है और इनवेरिएंट चीज़ें स्केलर होती हैं। मतलब ये कि अगर आप उनके प्राइम कोऑर्डिनेट्स में उनको ले जाएं तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। सो डी एस स्क्वायर जो है इनवेरिएंट होगा, क्योंकि इसमें एक कोवेरिएंट वेक्टर आएगा और एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर आएगा। और अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें जो पहला कंपोनेंट है वो x1 है, न्यू को 1 लिया, फिर न्यू को 2 लिया तो डी वाई स्क्वायर, न्यू को 3 लिया तो डी जी स्क्वायर, और न्यू को अगर 0 ले लें तो ये आखिरी टर्म नज़र आ जाएगी। ये माइनस साइन लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि इसकी एक रीज़न है, तो इसकी रीज़न अब जो है वो ये वाली है कि जब x का इंडेक्स ऊपर होगा तो हम इसको पॉजिटिवली टाइम को डिफाइन करेंगे, और जब x 0 नीचे होगा तो इसको नेगेटिवली डिफाइन करेंगे। ये फ़र्क करने के लिए x न्यू अपर और लोअर में फ़र्क करने के लिए ये स्टैंडर्ड है कि हम इस तरह लेते हैं कि जो x ऊपर वाला 0 है वो पॉजिटिव होता है, यानी कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऑफ द टाइम टाइम कोऑर्डिनेट, दिस इज द कोवेरिएंट टाइम कोऑर्डिनेट, और इसको नेगेटिव लिया। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ किताबें इसकी उलट भी करती हैं, वो टाइम कंपोनेंट को सेम लेती हैं, स्पेस कंपोनेंट को माइनस कर देती हैं, एक को प्लस ले लेती हैं और एक को माइनस ले लेते हैं। इसके बाद ये आप इजीली प्रूव कर सकते हैं, जब आप इसको स्केलर प्रूव करना चाहेंगे इंटरवल को, तो आप इसका प्राइम करेंगे एक्स प्राइम न्यू और एक्स प्राइम न्यू, लोअर और अपर दोनों का, और दोनों के ऊपर जब आप बारी बारी इनकी ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी यानी ये वाली और ये वाली अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि एक मैट्रिक्स एलिमेंट कोवेरिएंट से आएगा और एक कॉन्ट्रावेरिएंट से आएगा, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे। और यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी कि आप इजीली एक्सरसाइज कर सकते हैं कि दो मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो एक मैट्रिक्स बनता है जिसको आप क्रोनिकर सिंबल या क्रोनिकर डेल्टा भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ देखें न्यू न्यू पे सम हो जाएगा तो फाइनल आंसर में ऊपर रो और नीचे न्यू बचेगा, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये प्रॉपर्टी आपको अलाउ करती है कि रो को न्यू के बराबर कर दें, क्योंकि क्रोनिकल डेल्टा की वैल्यू न्यू इज इक्वल टू न्यू पर ही आ सकती है, रो इज इक्वल टू न्यू पर आ सकती है। अगर इंडेक्स बराबर ना हो तो इसकी वैल्यू नहीं आती, तो इसका मतलब है रो इज इक्वल टू न्यू आप कर देंगे फाइनल रिजल्ट में, और वहाँ से आपको इंटरवल इनवेरिएंट प्रूव हो जाएगा। अगेन अगर आपके पास एक टेंसर है बनाना चाहते हैं आप, फॉर एग्जांपल कंट्रावेरिएंट टेंसर बनाना है, ऐसा टेंसर जिसके दो इंडेक्स ऊपर है, ए म्यू बी म्यू फॉर एग्जांपल, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक टेंसर है। अगर इसको लॉरेंस टेंसर कहना है तो इसका मतलब है कि जब इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे ए प्राइम और बी प्राइम को, तो दोनों का एक एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आएगा, ए म्यू प्राइम का पहले वाला और बी म्यू प्राइम का दूसरे वाला। ए प्राइम वाले में आया म्यू अल्फा, तो देखें ए के ऊपर अल्फा है, बी म्यू वाले में आया म्यू बीटा, तो देखें बी के ऊपर बीटा है। अल्फा बीटा रिपीट हो रहे हैं, ये सम हो जाएंगे, न्यू म्यू यहाँ पर बाकी बचेगा जो कि लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि अगर कोई भी आपको रकम दे दी जाए और कहा जाए कि चेक करें ये टेंसर है या नहीं, तो आप उसका प्राइम करें और उस प्राइम की जगह पे लॉरेंस मैट्रिक्स को पुट करें और चेक करें कि वो इस तरह से ट्रांसफॉर्म करते हैं या नहीं करते। फिर मैंने कहा कि ये लीनियर अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज इसमें होल्ड करती हैं, तो ये लास्ट पे जो प्रॉपर्टीज आपको नजर आ रही हैं ये लीनियर अलजेब्रा ही की प्रॉपर्टीज हैं। इसमें बताया गया है कि द सम ऑफ टू 4 वेक्टर्स इज आल्सो अ 4 वेक्टर। अगर दो 4 वेक्टर्स या टेंसर्स को जमा करें तो अगेन वो एक टेंसर के तौर पे ट्रांसफॉर्म होता है।
इसी तरह डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का लें तो वो स्केलर होता है। फोर वेक्टर्स में भी ये फॉलो होता है रूल, और सिमिलरली टेंसर्स में भी ये रूल फॉलो होता है। मतलब अगर आप 3 रैंक के दो टेंसर ले लें और उनका डॉट प्रोडक्ट करें सच दैट कि 3 इंडेक्स ऊपर हैं और 3 इंडेक्स नीचे हैं, तो आप देखेंगे कि वो तीनों इंडेक्स एक दूसरे के इक्वल होने के बाद नेट जो रिजल्ट आएगा उसका कोई इंडेक्स नहीं होगा, मतलब ये है कि वो स्केलर होगा। इसी तरह अगर एक फोर वेक्टर एक फ्रेम में जीरो हो गया है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में जीरो हो गया, तो वो सारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जीरो होना चाहिए, क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी को करस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह से अगर दो फोर वेक्टर्स आपस में बराबर हैं, एक फ्रेम में अगर वो बराबर हैं तो बाकी सारे फ्रेम्स में भी वो इक्वली होंगे। इसी तरह से अगर एक फोर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है अपने साथ ही, ए डॉट ए फॉर एग्जाम्पल जीरो है, तो थ्री वेक्टर में तो हम कहते हैं कि ए डॉट ए जीरो होने का मतलब है ए जीरो है। लेकिन फोर वेक्टर में लाजमी नहीं होता, जैसा कि ए डॉट ए जो है वो ए स्क्वेयर बनता है थ्री वेक्टर में, लेकिन फोर वेक्टर में ऐसे नहीं है, लाजमी नहीं है कि वो ए जो है वो उसमें जीरो ही हो। तो इस तरह से ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप डिफरेंट बुक्स के अंदर ये अवेलेबल हैं, वहाँ से आप इनको स्टडी भी कर सकते हैं। और ये फोर वेक्टर का अलजबरा है। इस फोर वेक्टर के अलजबरा को कोशिश करें अच्छी तरह से इसको समझने की, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, अपने अपनी तरफ से कुछ टेंसर्स बनाएं, मिक्स्ड टेंसर बनाएं जिसमें इंडेक्स ऊपर भी हों नीचे भी हों, कोवेरिएंट टेंसर बनाएं, कंट्रावेरिएंट टेंसर्स बनाएं, और उनके ऊपर ये प्रॉपर्टीज प्रूव करने की कोशिश करें, ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे इंडेक्स को डील करना है यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क। देन हम इन्हीं के थ्रू जो है वो रिलेटिविटी की जो मैकेनिक्स है, यानी वेलोसिटी या टाइम या वेलोसिटी या लेंथ कंट्रैक्शन या इस तरह की चीज़ें जो हैं उनको, या एनर्जी मास इक्विवेलेंस जो है, या एनर्जी मोमेंटम टेंसर जो है, इन सब को हम एक्सप्रेस करेंगे इसी फॉर्म में। और इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम जनरल रिलेटिविटी को स्टडी करेंगे तो जनरल रिलेटिविटी में आप देखेंगे कि बिल्कुल यही वाला फोर वेक्टर वाला अलजबरा टेंसर अलजबरा की शक्ल में इस्तेमाल होता है। तो अगर आप इसकी प्रैक्टिस स्पेशल रिलेटिविटी ही में अच्छी तरह से कर लेंगे तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। जस्ट आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री की सेंस हासिल करनी पड़ती है और जनरल रिलेटिविटी पे आप की अच्छी ग्रिप हो जाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को वेक्टर नोटेशन में यानी इंडेक्स की फॉर्म में स्टडी करना सीखें, और उसके ऊपर आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए।